हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। बिहार CHO स्पेशल मैराथन क्लास, जहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन इंपॉर्टेंट MCQ को जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार CHO के अकॉर्डिंग बिहार का GK यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ साथ वो बेसिक MCQ यहां पर हम कैरी ऑन करेंगे जो बिहार CHO में प्रीवियस पेपर में भी पूछे गए। आई होप कि आज की ये मैराथन क्लास जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें और आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं। शेयर इट एवरीवन। ललिता, मनीषा यादव, अशोक यादव, कमल, पीहू, VK केपावत, नीरज, हनुमान सैनी, सरस्वती यादव, विनोद, मुकेश, अंश, VK, IPS लोकेश, JINC लवर, उदय सिंह मीना। आप सभी का इस JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें। हियर यू कैन सी सब्र और मेहनत कामयाबी की निशानी है। सब्र और मेहनत कामयाबी की निशानी है। जिसके पास होती है, जिसकी हमेशा जीत होती है। सीधी सी बात, सब्र का मतलब पेशेंस आपके पास होना चाहिए। मेहनत का मतलब हार्डवर्क आपके पास होना चाहिए। कभी कभी सफलता मिलने में वक्त लग सकता है। सब्र के साथ चलोगे तो सफल जरूर होंगे। पैनिक नहीं होना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। बस याद रखिएगा, जिंदगी में सफल होना तय है, बट वक्त जरूर लग सकता है। इसलिए बहुत सटीक लाइन मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए कि सब्र और मेहनत कामयाबी की निशानी है। जिसके पास होती है, जिसकी हमेशा जीत होती है बच्चों। ओके फाइन। आज के इस बिहार CHO स्पेशल मैराथन क्लास को सेशन को कैरी ऑन करें। एक बार लिंक को ज्यादा से ज्यादा उन जरूरतमंद नीडफुल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए शेयर करें, क्योंकि इसमें नर्सिंग के हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं बच्चा आपके सामने। और मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स में वो हर MCQ आप तक लेके आऊं जो आने वाले एग्जाम में आपकी मदद कर सके, आपको कॉन्फिडेंस दिला सके और आपको सेलेक्ट करवा सके। ओके फाइन। फाइनली आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का पहला MCQ आपके सामने है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कंफर्मेशन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट। सीधी सी बात है, पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाया है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाने के बाद हमें देखना है कि क्या ट्यूब एग्जैक्टली इनटू द स्टोमक है। तो कौन सा वो मेथड हम कंफर्मेटिव मेथड कहते हैं बच्चों। ऑप्शन में एक्सरे लिखा हुआ है, ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा ऑब्जर्विंग पेशेंट फॉर कफिंग, एस्पिरेशन फॉर कंटेंट ऑफ pH मॉनिटरिंग, और लिखा हुआ है डिप इन अ बाउल ऑफ वाटर। क्विक आंसर पुट करिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। Which is the right answer? X-ray, auscultation, observing patient for coughing, or pH monitoring, then dip in the bowl of water. चारों में से राइट आंसर क्या होगा? मैंने MCQ आपसे पूछा है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कंफर्मेशन ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्या बात है, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। बिल्कुल ए जिन्होंने लिखा बिल्कुल सही आंसर है। वैसे हम 4 मेथड यूज करते हैं बच्चों। इन 4 मेथड के अंदर एक्सरे आपने देखा, दूसरा ऑस्कल्टेशन में हम हुशिंग साउंड सुनते हैं। हम हुशिंग साउंड सुनते हैं बच्चों, और हुशिंग साउंड सुनने के लिए एयर को पुश किया जाता है। ऑब्जर्विंग फॉर कफिंग नहीं, pH चेक कर सकते हैं, और यदि आपकी pH जो है लेस देन 4 है, ये इंडिकेट करेगा कि आपका ट्यूब जो है वो स्टोमक में। यदि आपकी मोर देन 6 है, वो इंडिकेट करेगा कि आपकी ट्यूब जो कहाँ पहुंच जाएगी, वो इंटेस्टाइन में पहुंच गई, क्योंकि इंटेस्टाइन की pH जो है ऑलमोस्ट नियर टू द एल्कलीन होता है बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा एक्सरे की हमने बात की। एक्सरे जो है, ध्यान से देखना बच्चों, एक्सरे जो है ये कन्फर्मेटरी की हम बात करें तो किसके लिए यूज होता है? सबसे पहले आपने सुना है सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब में एक्सरे कन्फर्मेटिव मेथड्स होता है। आपने ट्रैकियोस्टोमी सुना है। ट्रैकियोस्टोमी किसी पेशेंट को लगाया और हमें उसका प्लेसमेंट चेक करना है, तो हमें क्या करना होगा? एक्सरे करना होगा बच्चों। फ्रैक्चर
किसी पेशेंट का यदि फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या होगा, एक्सरे हुआ, या किसी पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हुआ, किसी पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हुआ, न्यूमोथोरेक्स, इवन प्लूरल इफ्यूजन, इन सब का कंफर्मेटिव मेथड हम एक्सरे को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? एक्सरे को कंसीडर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिखा एस्पिरेशन स्टोमक कंटेंट, यदि पीएच आपका लेस देन 4 है, वी कैन से ट्यूब आपका स्टोमक में पहुंचा है, और पीएच आपका मोर देन 6 है, मतलब ट्यूब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर चुका है। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लोएस्ट लेवल ऑफ नीड्स इन मास्लो हिरार्की। इंपॉर्टेंट लिखना बच्चों, मास्लो हिरार्की पे क्वेश्चन बनेगा। मास्लो हिरार्की नीड पे एक एमसीक्यू हर एग्जाम में फाइंड आउट होता है। क्वेश्चन ये कहता है कि लोएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लो हिरार्की ऑफ नीड इन विच ऑफ फॉलोइंग? क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लोएस्ट लेवल बोलते हैं? क्या लव एंड बिलोंगिंग नीड को लोएस्ट बोलते हैं? क्या हम फिजियोलॉजिकल नीड को लोवेस्ट बोलते हैं? क्या हम सेल्फ स्टीम नीड को लोवेस्ट बोलते हैं? क्विक आंसर पुट करना। मैंने क्लियरली आपको पूछा है लोएस्ट लेवल ऑफ नीड्स इन मास्लो हिरार्की। जो एक ट्राइंगुलर बनता, पिरामिड बनता है, उसमें अलग अलग क्लियरली पुट किया होता है। मैंने आपसे पूछा कि सबसे लोएस्ट लेवल नीड मास्लो हिरार्की में कौन सी होगी? क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों। लगातार एक से बड़े एमसीक्यू आपके सामने आते रहेंगे, आपको फटाफट रिवाइज करना है, आंसर पुट करना। ज्यादातर बच्चों ने फिजियोलॉजिकल नीड लिखा, बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं बच्चों, मास्लो हिरार्की क्या। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से, सबसे पहले बेसिक लिखा है, और बेसिक में सबसे नीचे जो लिखा है इसी को हमने कहा था लोएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लो हिरार्की। और लोवेस्ट लेवल में आंसर पुट किया था फिजियोलॉजिकली। याद रखना क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, फूड इंपॉर्टेंट है। देखिए लोवेस्ट लेवल में क्या क्या आएगा बच्चों? खाना पेशेंट पर्सन के लिए जरूरी है, उसके साथ वाटर पर्सन के लिए जरूरी है, उसके साथ ऑक्सीजन पर्सन के लिए जरूरी है, उसके साथ सेक्स पर्सन के लिए जरूरी है। ये फिजियोलॉजिकल नीड है जिसको लोएस्ट लेवल बोलते हैं बच्चों, लोएस्ट लेवल बोलते हैं। और जैसे जैसे पैरामिड आगे जाता है, बेसिक नीड के साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी को कनेक्ट किया गया। फिर आपकी साइकोलॉजी नीड में 2 आता है, बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड नीड, और वी कैन से एस्टीम नीड। और सबसे ऊपर होता है सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एग्जैक्टली एग्जाम में हर बार जब क्वेश्चन आता है, या तो आपको टॉप लेवल का पूछेंगे, या तो आपको टॉप लेवल का पूछेंगे तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लिखना है, या आपको लो लेवल का पूछे तो बच्चों फिजियोलॉजिकल नीड लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन कभी कभी टॉप लेवल पूछते, कभी कभी लो लेवल पूछते हैं। डोंट बी कंफ्यूज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू दे विल आस्क इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट बाय नेजल कैथीटर। ध्यान से देखना बच्चों, नेजल कैथीटर का पूछा है। नेजल कैथीटर का अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड टू द इन्फेंट बाय नेजल कैथीटर पर मिनट। थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू है, थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू, सोच के आंसर देना बदमाश बच्चों। ऑप्शन में लिखा मैंने 4 लीटर, 5 लीटर, 2.5 लीटर, और वी कैन से 1 लीटर। क्विक आंसर पुट करेगा। हमने बात की है नॉर्मली 2 to 4 लीटर हम देखते हैं, 2 to 4 लीटर हम देखते हैं यदि नेजल कैथीटर की बात की। बट मैंने पूछा किसका? मैंने 1 ईयर बेबी का पूछा है, और 1 ईयर के बेबी को इन्फेंट बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट को जब हम नेजल कैथीटर के द्वारा ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे तो कितना ऑक्सीजन पर मिनट एडमिनिस्टर किया जाएगा बच्चों? देखिए ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर यहां पर गलत हो रहा है, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर यहां पर गलत हो रहा है। ये जो पैरामीटर है ये अडल्ट का है बदमाश बच्चों। मैंने किसका पूछा? मैंने आपसे इन्फेंट पूछा, और आपको 1 साल के बच्चे का लिखना है। याद रखने का तरीका, फॉर 1 ईयर चाइल्ड 1 लीटर, फॉर 1 ईयर चाइल्ड वी कैन से 1 लीटर। रट्टू तोता नहीं बनना बदमाश बच्चों, रट्टू तोता नहीं बनना है। आपको सोच के समझ के आंसर देना है। व्हाट यू थिंक यू शुड गिव द आंसर, डोंट ट्राई टू कॉपी पेस्ट। बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो आपने पढ़ा आपको आता है वो आंसर दें, आपको नहीं पता तो आपको वेट करना है, सब्र करना है, वेट करना है, ताकि आप राइट आंसर को डिटेक्ट कर पाओ। तो दैट वी कैन से 1 लीटर, दैट वी कैन से 1 लीटर। मेथड का नाम है नेजल कैथीटर।
मेथड का नाम है नेजल कैथीटर, इसलिए आपको 1 लीटर पुट करना है। हम नेजल कैनुला की बात नहीं कर रहे, नेजल कैनुला की बात नहीं कर रहे। और ये छोटी छोटी गलतियां छोटे छोटे एमसीक्यू में बड़ी तकलीफदायक होती है, वो गलत नहीं होना चाहिए। सीएचओ का लेवल 1 और 2 लाइनर क्वेश्चंस का होता है कॉमनली, किसी भी स्टेट का सीएचओ का एग्जाम क्यों ना हो, 1 से 2 लाइन के बहुत क्वेश्चन, कभी कभी 3 से 4 लाइन के क्वेश्चन पूछते हैं। हमें बेसिक को क्लियर करके चलना है। मैं सिर्फ आपका रिवीजन करवा रहा हूं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। आई विल ट्राई टू रिवाइज यू, ताकि आप एक बार एग्जाम से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सके कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। तो हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा अगेन ट्रिकी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसकी डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। थैंक यू इंद्रा कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फॉर सेलेक्टिंग द बिहार स्टाफ नर्स। आगे बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ऑप्शन लिखा फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और जिंक। फटाफट आंसर पुट करेगा, चारों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, चारों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज ऑफ से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। मैं बता देता हूं बच्चों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है ये क्यों होता है, जो नॉर्मली क्लोज न्यूरल ट्यूब जो है उसको क्लोज होना चाहिए, क्लोज नहीं होगा। स्पेशली किसको अफेक्ट करेगी, ये ब्रेन को और वी कैन से स्पाइनल कोड को, ब्रेन और स्पाइनल कोड को अफेक्ट करेगा। और ये किसकी कमी से होता है, वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, वो एमसीक्यू आपसे पूछा है। आपने आंसर यहां पर फॉलिक एसिड लिखा है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, दैट वी कैन से फॉलिक एसिड, दैट वी कैन से फॉलिक एसिड। इवन 2-3 बातें आपको मैं और बताते हुए आगे चलता हूं बच्चों। 2 मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं। तो स्पाइना बाइफिडा जो स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, जैसे ये पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड है और यहां पर क्या होगा, इस तरीके से प्रोट्रूड हो जाएगा इनर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और दैट वी कैन से स्पाइना बाइफिडा। दूसरा लिखा एंसेफेली। एंसेफेली में क्या होगा, नॉर्मली आपका जो है हेड इस तरीके से होगा, और एंसेफेली में क्या होगा बच्चों, एंसेफेली में क्या होगा, ऐसा आपका हेड बन जाएगा। तो ये जो 2 है, स्पाइनल कॉर्ड का डिफेक्ट हो गया, एक ब्रेन का डिफेक्ट हो गया, और दोनों डिफेक्ट कॉमनली फाइंड आउट होते हैं यदि पेशेंट को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। यदि पेशेंट को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो दोनों फाइंड आउट होंगे। फिर से बता रहा हूं, डिफेक्ट इनटू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में ये डिफेक्ट फाइंड आउट हो सकता है। यदि स्पाइनल कॉर्ड में होगा तो स्पाइना बाइफिडा कॉमनली फाइंड आउट होता है, ब्रेन में होगा एंसेफेली कॉमनली फाइंड आउट होगा बच्चों। ओके फाइन, तो ये तो बात हो गई कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, जिंक, कैल्शियम और आयरन। एवरीबॉडी नो आयरन, लैक ऑफ आयरन कैन कॉज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लैक ऑफ कैल्शियम कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया। तो ये अलग फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एब्नॉर्मलिटीज फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द बॉडी आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस। मतलब इसने ये कहा है कि आपकी बॉडी का कौन सा सेल है जो कांस्टेंट माइटोसिस क्या है बच्चों, सेल डिवीजन है। माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन है। और इसमें सेल जो है वो कितने में डिवाइड होता है, डिवाइड 2 डॉटर सेल। मतलब सीधा है, जो सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है उसको माइटोसिस बोलते हैं। जो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है उसको मियोसिस बोलते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, एक बार फिर से आपको मेंशन करना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द बॉडी आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब लगातार कांस्टेंट माइटोटिक डिवीजन करता रहेगा। माइटोसिस का मतलब मैंने कहा था सेल विल डिवाइड इन 2 डॉटर सेल। ऑप्शन आपके सामने, नर्व सेल, देन स्टोमक सेल, देन वी कैन से मसल सेल और रीनल सेल। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, पुट द राइट आंसर, नर्व सेल, स्टोमक सेल, मसल सेल, रीनल सेल। इवन आपको अच्छे से पता है, हम जब मैलिग्नेंट कैंसर की बात करते हैं, तो यहां जो सेल है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, सेल का माइटोटिक डिवीजन होता है बच्चों। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से। तो आपको राइट आंसर लिखना है। मुझे पता था गलतियां करोगे,
मुझे पता था कि गलतियां करोगे कि हमें जितना पता है आंसर नहीं लिखते, हम दूसरों को देख के आंसर लिखने की ये बैड हैबिट के साथ चलते हैं। मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं, नर्व सेल नहीं होगा, स्टोमक सेल आपका राइट आंसर। स्टोमक सेल आपका राइट आंसर है। दैट डज हैव कैपेसिटी टू डिवाइड इन माइटोटिक डिवीजन, इन माइटोटिक डिवीजन। और मुझे पता था कि आप लगातार नर्व सेल को पुट करोगे, क्योंकि नर्व सेल रीजनरेट ही तब होगा जब उसमें स्कावल सेल प्रेजेंट होगा। उसमें स्कावल सेल प्रेजेंट है। अरे मैंने कहा ना, आंसर नहीं पता ना, शट योर माउथ, वेट करें, हाथ पे कंट्रोल करें। नहीं पता तो नहीं पता है, पर जरूरी थोड़ी 100% पता हो, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाएगा। नहीं पता है तो हमें वेट करना बेहतर होता है, ताकि कॉन्सेप्ट जो बनेंगे वो एक्यूरेट बनेंगे। दोबारा वो क्वेश्चन कहीं पर भी आएगा, आप गलत नहीं करोगे। इसलिए यू शुड ट्राई टू वेट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डोंट ट्राई टू पुट रॉन्ग आंसर, डोंट ट्राई टू पुट रॉन्ग आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। When you encounter victim of the electrical current, ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं, MCQ ट्रिकी है, डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन क्या कहता है? When you encounter victim of electrical current, ये ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत कुछ बताएगा। हम बात करें इलेक्ट्रिकल करंट इंजरी, who is still holding an electrical appliance, अभी भी पेशेंट के हाथ में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होल्ड किया हुआ है, then you would do which of the following thing first, सबसे पहले आप क्या करोगे? एक पेशेंट है, वो इलेक्ट्रिकल करंट के इनकाउंटर में आया है, अभी भी करंट आ रहा है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मूव क्लाइंट टू ए सेफ प्लेस इमीडिएटली, तुरंत पेशेंट को सेफ प्लेस पे मूवमेंट के लिए लेके जाएंगे, या अनप्लग इलेक्ट्रिकल कोड बिफोर मूविंग द क्लाइंट, पेशेंट को मूव करने से पहले अनप्लग करना है। विकास नरोलिया, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सेलेक्टिंग द बिहार स्टॉप नर्स, शुक्रिया बच्चा। सी में लिखा शट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, देन डी में लिखा चेक फॉर द कैरोटिड पल्स एंड रेस्पिरेशन। सोच के आंसर लिखना। मैं फिर से बता रहा हूं, गलती मत करना बदमाश बच्चों, 4 ऑप्शन है, आपको सोच के आंसर लिखना है। बात कर रहे हैं हम बच्चों इलेक्ट्रिकल करंट का, मैं फायर की बात नहीं कर रहा, मैं फायर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल करंट की बच्चों, मैं इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहा हूं। आपका आंसर फिर गलत हो रहा है, आपका आंसर फिर गलत हो रहा है। यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट। देखिए, पेशेंट को इलेक्ट्रिकल करंट लगा हुआ है, क्या आप अनप्लग करोगे इलेक्ट्रिकल कोड को, या इलेक्ट्रिकल करंट को सबसे पहले शट ऑफ करोगे, या कैरोटिड पल्स को चेक करोगे, या पेशेंट को सेफ जगह पर लेके जाएंगे, पेशेंट को सेफ जगह पर लेके जाएंगे। आंसर पुट करिएगा बच्चों, आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। शाबाश शाबाश, कीप इट अप, कीप इट अप। बट यहां पर भी आपका आंसर जो है मुझे रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है, यहां पर भी आपका आंसर जो है मुझे रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा सोच के लिखिए, सी जिन्होंने लिखा है, सी जिन्होंने लिखा, देखिए यहां लिखा है अनप्लग इलेक्ट्रिकल कोड बिफोर मूविंग द पेशेंट, यहां लिखा शट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अनप्लग करने से हम जरूरी नहीं कि पेशेंट एकदम करंट से डिस्कनेक्ट होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? लाइट को ही बंद कर देना है, शट ऑफ कर देना है, ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। शट ऑफ, राइट आंसर, शट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मैंने कहा था ना, आप यहां कंफ्यूज हो गए, यहां लिखा अनप्लग इलेक्ट्रिकल कोड बिफोर मूविंग द क्लाइंट, यहां लिखा शट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अनप्लग करना, इट मे बी समवन कम टू प्लग इट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पूरा बंद ही कर दो, झंझट ही खत्म, दोबारा चांसेस बहुत कम रहेगा। तो दिस इज द राइट आंसर। यदि यहां पर यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछे, यहां पर क्वेश्चन पूछे हैं कि फायर है और फायर लगा है, तो यहां पर पेशेंट का लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? तो आपको आंसर लिखना है रिमूव पेशेंट, यहां आपको आंसर लिखना है रिमूव पेशेंट। देखिए, 2 अलग अलग एमसीक्यू बनेंगे, 2 अलग अलग एमसीक्यू बनेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिकल करंट में तो आपने शट ऑफ कर दिया। दूसरा, यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि फायर लगा हुआ, वार्ड में आग लग गई, वार्ड में आग लग गई, और डियर नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? तो वहां पर आंसर लिखा होगा स्टॉप ऑक्सीजन, वहां पर लिखा होगा अनप्लग, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। हमें वहां पर सबसे पहले पेशेंट को रेस्क्यू करना फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, रेस्क्यू करना फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। तो दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फाइन।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, द thoracic and abdominal pelvic, the thoracic and abdominopelvic cavities are divided by the which of the body structure। आप कहते हैं आपकी बॉडी में 4 कैविटीज होती है, मेन जो है 4 कैविटी होती है। एक हम पढ़ते हैं बच्चों क्रेनियम, एक हम पढ़ते हैं क्रेनियम, एक हम पढ़ते हैं बच्चों थोरेसिक, एक हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल, एक हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल, और एक हम पढ़ते हैं बच्चों पेल्विस कैविटी, एक हम पढ़ते हैं पेल्विस कैविटी। इन चारों में से क्रेनियम जो है वो सबसे छोटी होती है, एब्डोमेन जो है वो सबसे बड़ी होती है। हम बात करें थोरेसिक और एब्डोमेन के डिवीजन की, ऑप्शन में रिब केज लिखा हुआ है, डायफ्राम लिखा हुआ है, स्टर्नम लिखा हुआ है, स्टोमक लिखा। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर डायफ्राम लिखा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने डायफ्राम लिखा है, बिल्कुल सही आंसर। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, मिडल बोन भी बोल सकते हैं, मिडल बोन भी बोल सकते हैं, दैट वीक स्टर्नम। और अडल्ट की हम बात करें, अडल्ट में आरबीसी का जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ से होता है। दूसरा ये बोन मेरो एस्पिरेशन साइट भी होती है, बोन मेरो एस्पायरेशन साइट भी होती है, दैट वी कैन से स्टर्नम, दैट वी कैन से स्टर्नम। ओके बच्चों, एक बार लगभग 1600 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। लाइक तो बनता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इट्स योर प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक इट राइट नाउ एवरीबडी, लाइक एंड शेयर बिकॉज इट्स मैराथन क्लासेस। इस मैराथन क्लास को हम कैरी ऑन कर रहे हैं, जहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिन्होंने पढ़ रखा उसको रिवाइज करने को मिलेगा। इस इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें, इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द स्किन प्रोड्यूस एंड एब्जॉर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन कंजक्शन विद द अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सन which activate this particular vitamins precursor present in the skin। देखिए बहुत घुमाया क्वेश्चन को बहुत घुमाने की कोशिश किया है, बट एमसीक्यू उतना ही आसान है, एमसीक्यू उतना ही आसान है कि स्किन प्रोड्यूस एंड एब्जॉर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। आपकी स्किन कौन से विटामिन को प्रोड्यूस करती है और कौन से विटामिन को एब्जॉर्ब करती है। इन कंजक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रे, इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रे which activate this particular vitamins precursor present into the skin। ऑप्शन में विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। बहुत ही आसान एमसीक्यू है, बट घुमाने की बहुत कोशिश की इन्होंने। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर विटामिन डी लिखा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने विटामिन डी लिखा है, गलत नहीं होना चाहिए। किसने विटामिन सी भी लिखा है? अरे बदमाश बच्चों, किसी ने यहां पर विटामिन के भी लिखा है। जिन्होंने लगभग 1600 प्लस बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा, एकदम स्पीड अप आपके आंसर मुझे मिल रहे हैं। और पार्टिसिपेट जरूर करिएगा यदि आपको आंसर पता है, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा यदि आपको राइट आंसर पता है बच्चों। क्विक पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, माय लविंग फाइटर्स। 1540 बच्चे क्लास को वॉच करें। Like it everybody right now, like it everybody, it's your responsibility, do it। कार्बोहाइड्रेट देने का काम करें अपने टीचर को बच्चों, शाबाश। बिल्कुल विटामिन डी आपका राइट आंसर है, बिकॉज विटामिन सी जो है स्कर्वी कॉज करता। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंटी स्टरलिटी, एंटी स्टरलिटी विटामिन। एग्जाम का क्वेश्चन है एंटी स्टरलिटी विटामिन, एग्जाम का एमसीक्यू है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं एंटी स्टरलिटी विटामिन किसको बोलेंगे? विटामिन ई को बोलेंगे बच्चों। दूसरा, इसको हम एंटी एजिंग भी बोल सकते हैं, एंटी एजिंग विटामिन भी बोल सकते हैं, टोकोफेरोल भी बोल सकते हैं, टोकोफेरोल भी बोल सकते हैं। विटामिन के को एंटी हेमोरेजिक, विटामिन के को एंटी हेमोरेजिक विटामिन बोलते हैं बच्चों, एंटी हेमोरेजिक। वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जाती है, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर। विटामिन ई वी कैन से एंटी स्टरलिटी, एंटी एजिंग, और वी कैन से टोकोफेरोल, वी कैन से टोकोफेरोल। देन विटामिन के को क्या बोलते हैं? एंटी हेमोरेजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटी हेमोरेजिक। और विटामिन के आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और विटामिन ए जो है ये मस्ट जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है?
हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार पूछा है। आपके सामने आंसर देखिएगा, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, शीला कुमारी मंडल, शीला कुमारी मंडल, देन मदन सहनी, देन वी कैन से मंगल पांडे, मंगल पांडे। कोई आंसर पुट करना बच्चों। बिहार का हेल्थ मिनिस्टर आपको पूछा है, बिहार का हेल्थ मिनिस्टर आपको पूछा है, कोई आंसर दीजिएगा। हु आर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये क्वेश्चन पहले ही मैं बता देता हूं 100% आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाला है बिहार सीएचओ में। कोई आंसर पुट करेगा। देखिए ज्यादातर बच्चों ने अलग अलग आंसर पुट किया है। यहां पांडे जी जो है, मंगल पांडे जी, ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है बच्चों। मंगल पांडे जी बिल्कुल सही। इवन अदर जो आपको मिनिस्ट्री में दिख रहे हैं, जिसमें मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो शीला कुमारी मंडल है, मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर की बात करें तो मदन सैनी है, और यदि हम बात करें चीफ मिनिस्टर, यदि हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार की बात करें तो यह नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर है, जो लगातार पिछले 10 से 15 सालों से काबिज है। जब 10 से 15 सालों से काबिज है बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप राइट आंसर पुट करके आइएगा। नेक्स्ट गुड न्यूज आपके लिए, फ्रीडम ऑफर के साथ जेआईएनसी जोधपुर एक बार लाइव एमसीक्यू बैच के लिए ऑफर लेके आया है। लाइव एमसीक्यू देखिए, फ्रीडम ऑफर है। लाइव एमसीक्यू किसके लिए चल रहा है बच्चों? नॉरसेट 2021 के लिए डेली 3 to 7 PM को लाइव एमसीक्यू चल रहा है, जहां पर 10,000 प्लस एमसीक्यू प्लस इमेज बेस्ड एमसीक्यू, इमेज बेस्ड एमसीक्यू, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, वो सब कुछ हम यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसमें एनक्लेक्स पैटर्न में इवन सॉन्डर्स और मोसबी के सारे एमसीक्यू रैशनल के साथ रोजाना लाइव बैच में शाम को 3 से 7 बजे। नॉरसेट का सपना देखा है तो ये बैच आपके लिए एक रिवीजन और बूस्टर का काम करेगा। जिन बच्चों ने नॉरसेट में सिलेक्शन होने का सपना देखा है तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी तक जितनी क्लासेस हुई है उनके सॉल्व्ड एमसीक्यू ऐप पे अपलोड कर दिए गए। तो जो बच्चे एग्जाम नॉरसेट का देना चाहते हैं, जिन्होंने 1 या 2 नंबर से रह गए, अभी भी उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को इस फ्रीडम ऑफर 9 से 12 अगस्त तक चलने वाला बच्चों, 9 से 12 अगस्त तक चलने वाला फ्रीडम ऑफर, जहां पर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को बड़ा एडवांटेज दिया जा रहा है। 3999 लाइव एमसीक्यू बैच को एक बार फिर से आपके सामने पुट किया है। गोल्डन एरा टू जॉइन योरसेल्फ टू मेक योर फ्यूचर ब्राइटर। सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना है, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है, बाई कोर्स में जाके लाइव एमसीक्यू पे क्लिक करना है, या फिर 9636032691 इन्हीं नंबर पे फोन पे कर सकते हो। फोन पे करने के बाद इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और आपका बैच अपडेट कर दिया जाएगा, एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मेरे बच्चों के लिए जिन्होंने एमसीक्यू बैच ज्वाइन करने की ख्वाहिश अभी भी रखी हो। इस बार नॉरसेट पार का नारा है बच्चों, इस बार नॉरसेट पार का नारा बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज अ रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मतलब वो कौन सा पेशेंट है जिसमें रेक्टल टेम्परेचर लेना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी ऑप्शन लिखा है, क्लाइंट हु हैज ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई वाले पेशेंट को नहीं लेंगे। क्लाइंट विद द पार्किंसन डिजीज, क्लाइंट विद द प्रोन टू द सीजर, क्लाइंट विद द न्यूरोपैथोलॉजी एसोसिएटेड विद द डायबिटीज। देखिए 4 ऑप्शन है, बट आपको यहां पर ये फाइंड आउट करना होगा चारों में से वो कौन सा पेशेंट है जिसमें रेक्टल टेम्परेचर मेजर करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिए बच्चों, रेक्टल टेम्परेचर आपको अच्छे से पता है, रेक्टल टेम्परेचर को हम कोर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। कोर टेम्परेचर का मतलब होता है बॉडी इनर सरफेस, इनर टेम्परेचर भी बोल सकते हैं बच्चों। तो फटाफट मुझे आंसर लिखिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सी कंडीशन में अवॉइड करना है।
ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, मिक्स आंसर मिला बच्चों। एमआई में अवॉइड करते हैं, देखिए एमआई में अवॉइड करते हैं बिकॉज एमआई होता है किसी पेशेंट को तो प्रोबेबिलिटी होता है कि उसको ब्रेडिकार्डिया हुआ होगा। रीजन क्या होता है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स योर कंडक्शन सिस्टम। यहाँ पर भी किसी पेशेंट को यदि हम रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते हैं तो याद रखना बच्चों, रेक्टल टेम्परेचर जो क्या कॉज करता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। ब्रेडिकार्डिया क्यों कॉज करता है? बिकॉज स्टिमुलेटिंग वेगस नर्व। और आपको अच्छे से पता है ये 10th नंबर का क्रेनियल नर्व, कौन से नंबर का? 10th नंबर का। और जो वर्क करता है पैरासिम्पैथेटिक के साथ। किसके साथ वर्क करता है? पैरासिम्पैथेटिक साथ। तो ये वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? फिर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और कंडीशन और सीवियर, आपका कंडक्शन सिस्टम और वीक हो जाएगा। आपका कंडक्शन सिस्टम जो है वो और वीक हो जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ए राइट होगा। एमआई वाले पेशेंट को रेक्टल टेम्परेचर मेजर करना अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना। थैंक यू संगीता चौधरी, किरण, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग डियर JINCN, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंसर भी आपको मिल गया, इट्स ओके। कि मम्स इज इन्फेक्शन ऑफ द विच सलावरी ग्लैंड। देखिए हम लोग जब सलावरी ग्लैंड की बात करते हैं तो सलावरी ग्लैंड में हम लोग 3 पेयर्स पढ़ते हैं, जिसमें सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी एक होता है, सब लिंगुअल होता है और पैरोटिड होता है। पैरोटिड जो है इसको हम लार्जेस्ट बोलते हैं। पैरोटिड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पेशेंट को इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो जाएगा, पैरोटाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा पेशेंट को? पैरोटाइटिस। वी कैन से पैरोटाइटिस, इन्फ्लामेशन इनटू द पैरोटिड ग्लैंड। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पेशेंट है उसको मम्स था तो आपके बॉडी में कौन सी सलावरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है। तो याद रखना यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पैरोटाइटिस की वजह से लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकता है पेशेंट को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मम्स कम्युनिकेबल डिजीज है जिसकी वजह से ये कॉमनली अफेक्ट होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोस्ट डिजायर्ड टेम्परेचर रेंज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ड्रिंकिंग वाटर की डिजायर टेम्परेचर रेंज पूछा है। आप जो पानी पीते हो उस पानी की मोस्ट डिजायर टेम्परेचर रेंज कितना होना चाहिए। आप सभी के लिए नॉलेज के लिए भी जरूरी है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपसे पूछा है कि मोस्ट डिजायर्ड टेम्परेचर रेंज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप जो पानी पीते हो उस पानी का डिजायर्ड टेम्परेचर रेंज क्या होना चाहिए? क्विक आंसर नहीं पता है तो हाथ मत चलाना, वेट करना। आंसर नहीं पता तो वेट करना। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आंसर नहीं पता तो वेट करना। मैंने ऑप्शन आपके सामने दिया मैंने डिजायर्ड टेम्परेचर पूछा है पानी का, वाटर का, और सेल्सियस मैं आपको फ़ारेनहीट में भी बताने वाला हूं। अरे 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी आप नहीं पी पाते हो बच्चों। 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी आप नहीं पी पाते हो। हमें 5 से 10 डिग्री का चाहिए बच्चों। हमें 5 to 10 डिग्री सेल्सियस का चाहिए और 40 से लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहीट तक चल जाएगा। 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहीट तक हम कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इज राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आज के बाद में नहीं आइडिया था, इट्स ओके। आपने बहुत अच्छा किया, कम से कम गलत कॉन्सेप्ट तो नहीं डेवलप किया। नए MCQ देखते ही आपको आंसर नहीं पता, मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूं, आपको वेट करना, आपको सब्र करना है और सब्र का फल मीठा होता बच्चों। आज के बाद कोई भी आपको पूछेंगे तो आपका सीधा आंसर लिखना 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके फाइन। ड्रिंकिंग वाटर का टेम्परेचर बताया बच्चों, आप जो पानी पीते हो उसका नॉर्मल टेम्परेचर मैंने यहाँ पर पुट किया है। Okay, almost we cross 1600 future nursing officer. Thanks India for trusting JINC digital platform Jodhpur. शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। A nursing student studying body response to an allergen. What immunoglobulins are released during the allergic response? मतलब एक पेशेंट है, एक नर्सिंग स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा था,
स्टडी कर रहा था और उसका बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है टूवर्ड्स एलर्जन आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो यहाँ कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो रिलीज होगा। IgA रिलीज होगा, IgM रिलीज होगा, IgE रिलीज होगा या IgG रिलीज होगा। क्विक आंसर पुट करना, यहां पुट करा बच्चों। वेरी 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 वेरी, एक MCQ यहां पर बनता ही है। 200% एक MCQ यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि नर्सिंग स्टूडेंट स्टडिंग बॉडी रिस्पॉन्स टू एन एलर्जन, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन यहां पर रिलीज होगा एलर्जन सब्सटेंस के अगेंस्ट। बिल्कुल आप सभी का यहां पर आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, दैट इज IgE। देखिए IgA जो होता है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है टीयर में। किसमें प्रेजेंट होता है? टीयर। ये प्रेजेंट होता है सलाइवा में, और ये प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क। किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? ब्रेस्ट मिल्क। आपसे पूछे कि IgA किस किस में प्रेजेंट होता है, तो बच्चों को आंसर लिखना टीयर में होगा, सलाइवा में होगा, ब्रेस्ट मिल्क में होगा। IgM जो है इसको बोलते हैं मैक्रो और लार्जेस्ट, याद रखना बच्चों, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सबसे बड़ा और सबसे लार्ज पूछे तो आपको IgM लिखना। और इसका काम होता है प्रोटेक्ट ब्लड, इसका काम होता है ब्लड को प्रोटेक्ट करना बच्चों। ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम IgM करता है। ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? IgM करता है। IgG जो है मोस्ट अबंडेंट होता है बच्चों। मोस्ट अबंडेंट का मतलब हो गया सबसे अधिक पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन होगा? IgG होगा। और ये जो है ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर बाय किसके द्वारा? प्लेसेंटा और फीटस में प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर होगा। और कौन सी इम्यूनिटी कॉज करेगा? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है वो प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बच्चे में ट्रांसफर होगा और पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कॉज करेगा। तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? आपको आंसर लिखना IgG। सबसे अधिक पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन होगा? तो भी आपको आंसर लिखना IgG। ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपको पूछा जा सकता है। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। द नॉर्मल अम्लाइकल कोड इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब आपके अम्लाइकल कोड में कौन कौन होता है? देखिए बड़ा आसान MCQ है, बट ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो इट मे बी रिपीट, फिर से रिपीट हो सकता है। द नॉर्मल अम्लाइकल कोड इज कंपोज्ड ऑफ 2 artery and 1 vein, 2 vein and 1 artery, 2 artery and 2 vein, और 1 artery और 1 vein। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। ऑप्शन अलग अलग है कि अम्लाइकल कोड में क्या क्या होता है। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों। शाबाश, क्विक आंसर। बहुत सारे MCQ डिस्कस करने, आपके आंसर क्विक आने चाहिए बच्चों, क्विक आंसर आना चाहिए। साथ में लाइक जरूर करें। 1700 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, लाइक करना ना भूलें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और यदि आप आज फर्स्ट डे JNC परिवार से जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब आप रेड वाला बटन को पुश करोगे। हर दिन कुछ नया होता है इस चैनल पे, आपको लगातार इनोवेटिव मिलता रहेगा बच्चों। बिल्कुल, यहाँ पर जिन्होंने भी आंसर के अंदर A लिखा है वो राइट आंसर है। 2 आर्टरी 1 वेन सबको पता है। एक क्वेश्चन आता है, अम्लाइकल वेन जो होता है बेस्ट रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। आपको ऐसा पूछेंगे कि एक न्यूबॉर्न बेबी है और न्यूबॉर्न का मतलब होता है बर्थ से। देखना बच्चों, बर्थ से 7 डे का जो बेबी है उसको न्यूबॉर्न बोलते हैं। और इस न्यूबॉर्न बेबी को हमें कोई ड्रग को एडमिनिस्टर करना है तो बेस्ट रूट पूछा। एग्जाम में क्या पूछते हैं? बेस्ट रूट क्या है? एग्जाम में क्या पूछते हैं बच्चों? बेस्ट रूट टू एडमिनिस्टर ड्रग। ये एग्जाम में कई बार MCQ आया हुआ है, तो आपको आंसर क्या लिखना? अम्लाइकल वेन। क्योंकि हम हमेशा ड्रग को किस में देते हैं? वेन में। ये तो पता है। ड्रग को किस में एडमिनिस्टर करते हैं? वेन में करते हैं, क्योंकि वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट में पहुंचता है, ड्रग को कैरी करता है। तो एवरीबडी नो वेरी वेल।
अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी है, डेफिनेटली उसकी ब्लड सप्लाई वहां पर हेल्थी मिलेगी, तो हम किसको प्रीफर करेंगे? अम्लाइकल वेन को। किसको प्रीफर करेंगे? अम्लाइकल वेन को। ये एग्जाम में पूछा हुआ एमसीक्यू। प्रदीप हुड्डा डोनेटिंग 21 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट वेलफेयर फंड। शुक्रिया प्रदीप टू डोनेटिंग 20 रुपीज। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द पोस्टीरियर फंटानेल्स मेजर अबाउट एट बर्थ। गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन ट्रिकी है, जल्दीबाजी मत करना। मैं बार बार आपको वार्न कर रहा हूं, आप रटे रटाए आंसर मत देना प्लीज। क्वेश्चन को पढ़ना। द पोस्टीरियर फंटानेल्स मेजर इज अबाउट एट बर्थ। बर्थ के टाइम पोस्टीरियर फंटानेल्स कितना मेजर करते हैं? साइज क्या होगा? क्वेश्चन ये कहता है साइज क्या होगा। मैंने लिखा 5 × 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन में लिखा 1 × 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन लिखा 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन लिखा है 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर। देखिए दया मीना, मैंने कहा था आपकी आदत आपसे नहीं छूटेगी। प्रमीला भारद्वाज, आप आदत नहीं छूटी बच्चों। मैंने कहा था मैं क्वेश्चन में जो पूछ रहा हूं वो आंसर आप देने की कोशिश करें। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट योरसेल्फ। क्वेश्चन क्या पूछा वो आंसर लिखे। क्वेश्चन क्या पूछा वो आंसर लिखे बच्चों। 4 ऑप्शन है। पोस्टीरियर फंटानेल्स का क्लोजर नहीं पूछा मैंने पूछा है पोस्टीरियर फंटानेल्स मेजर अबाउट एट बर्थ। एट बर्थ क्या साइज होगा पोस्टीरियर फंटानेल्स का? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा है। आंसर पता हो तो आंसर लिखना, नहीं हो तो वेट करना, नहीं हो तो वेट करना। मुझे पता था कि आपको एंटीरियर का क्लोजर पता है, पोस्टीरियर का क्लोजर पता है, ये सब कुछ आता है, ये सब कुछ आता है, बट ये आंसर चाहिए। हाँ, नो आइडिया, बिल्कुल सही। 1 × 1 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका स्कल है, ये फ्रंटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, देन ये ऑक्सीपिटल है, ये पैराइटल है, ये पैराइटल है। अब यहां पर देखिएगा ये आपका बच्चों क्या होता है? एंटीरियर फंटानेल्स होता है। ये क्या होता है? पोस्टीरियर फंटानेल्स होता है। और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पोस्टीरियर फंटानेल्स की साइज पूछा है। मैंने आपसे पूछा पोस्टीरियर फंटानेल्स, इसका जो साइज होगा 1 × 1 सेंटीमीटर का होगा। 1 × 1 सेंटीमीटर का साइज होगा when you measure my loving future nursing officer। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी क्लोजर आपको पता है, मुझे भी पता था कि यू नो वेरी वेल। आज के बाद जब भी पूछेंगे आपको सही आंसर पुट करना होगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिएगा। पेशेंट सी ए रोप एंड फील लाइक स्नेक्स इज कॉल्ड। ये एमसीक्यू मैंने इसलिए पुट किया कि इल्यूजन, हैलुसिनेशन और डिल्यूजन में से एक एमसीक्यू तो आना ही है। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो एक्सक्यूज। एक क्वेश्चन यहां से आता ही है, तो फटाफट इसको हम रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको आंसर लिखना होगा कि पेशेंट सी ए रोप एंड फील लाइक स्नेक्स। सिंपल तरीका, रस्सी को सांप समझना। रस्सी लटक रही है, कहते हो तो सांप लटक रहा है। ये कौन सा साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा? आपके सामने इल्यूजन लिखा है, हैलुसिनेशन लिखा हुआ है, डिल्यूजन लिखा हुआ है, और ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप सबको आता होगा, बट ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पुट किया, 100% ये एग्जाम में भी आने वाला है। ये आपके बिहार CHO के पेपर में भी आने वाला है, इसलिए क्विक आंसर पुट करना। ज्यादातर बच्चों ने ए लिखा है। हमेशा रस्सी लटक रही है और प्रिडिक्ट करना, रस्सी लटक रही है और रस्सी लटकने को प्रिडिक्ट करना कि ये तो जो है ये स्नैक्स है। क्या है बच्चों? ये स्नैक्स, सांप है। हमेशा रात को नींद में भी लगता है कुछ लटक रहा, हम देख रहे हैं कि दैट विल बी स्नैक्स, तो उसको हम इल्यूजन बोलते हैं। दूसरा, हैलुसिनेशन का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ, ध्यान से देखना बच्चों, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई कुछ भी नहीं है। मिस इंटरप्रेट तो आपने समझ गए, मिस इंटरप्रेट तो समझ गए, बट बाहर कुछ भी नहीं है फिर भी हमें लग रहा कुछ है। कहते हैं बंदा नहीं है फिर भी बंदा खड़ा है, बंदा नहीं है फिर भी बंदा खड़ा। रात को भूत नहीं है फिर भी कहते भूत खड़ा है। बोलते कि नहीं बोलते? दैट वी कैन से हैलुसिनेशन। और डिल्यूजन को बोलते हैं बच्चों फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, दैट वी कैन से डिल्यूजन। और ओसीडी के तो बहुत सारे बच्चे भी क्लास को भी वॉच करे होंगे, बार बार साबुन लगाना, कोई टच करे तो बार बार साबुन लगाना, लॉक लगा के नीचे आके बोलेंगे अरे अब ताला लगा नहीं, फिर जाके लॉक लगाना, है ना, गाड़ी के अंदर नीचे उतर के बार बार चाबी को चेक करना। ये घटनाएं हर परिवार में घटित होती है। दैट वी कैन से ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, कुछ लग रहा तो हेलुसिनेशन, मिस इंटरप्रेट हो रहा तो इल्यूजन, और डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीव। एफ बी बिल्कुल सही। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। मैं लिखा हेलुसिनेशन परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, डिल्यूजन ऑलरेडी हमने देखा। ओसीडी में लिखा रिपीटेटिव अनकंट्रोल थॉट्स एंड एक्ट, या किसी थॉट को रिपीट करना या अपने एक्ट को रिपीट करना ओसीडी कहलाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। या बार बार फोन चेक करना ओसीडी है ना, रात को नींद में भी उठ के देख रहे मेरा मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया, दैट पेशेंट सफर विद द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सोसाइटी में आपकी बिरादरी में कहीं कहीं मिलेंगे। नेक्स्ट लिखा ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर। क्वेश्चन कहता है लेबर के कौन से स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। ध्यान से सोच के आंसर देना। ये ओबीजी का एमसीक्यू है, पूछा है कि लेबर के कौन से स्टेज में प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर होता है। कौन से स्टेज में प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर होता है बच्चों। ऑप्शन लिखा स्टेज फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कौन से स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है? डिलीवर होता है। 4 स्टेज होते हैं लेबर के, मैंने चारों पुट किए, आपको एक राइट पुट करना है, एक राइट पुट करना है बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने लगभग 1700 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। हर बच्चे को राइट आंसर। थर्ड स्टेज जिन्होंने लिखा है उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो है वो कहां से स्टार्ट होता है सभी को पता है, टू लेबर पेन। टू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स तक रहता है। डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक रहेगा। और सेकंड में डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके एक्सपल्शन ऑफ फीटस तक रहेगा बच्चों। और थर्ड हम पढ़ते हैं एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेके प्लेसेंटा एक्सपल्शन तक रहेगा। और फोर्थ वी कैन से ऑब्जर्वेशन। फोर्थ वी कैन से ऑब्जर्वेशन। तो आपको अच्छे से पता है एग्जाम में किसी भी स्टेज पे क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी स्टेज पे आपको एक क्वेश्चन डिलीवर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज ट्रू लेबर पेन से लेके फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सेकंड फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, थर्ड एक्सपल्शन ऑफ द फीटस से लेके एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, फोर्थ को हम कहते हैं स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं फिर से हिंट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ ओआरएस एक्सेप्ट। ये एग्जाम का फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑप्शन दिया है उसमें से सभी ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के कंटेंट है, एक को छोड़ के। ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के कंटेंट है, एक को छोड़ के। पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सोडियम सिट्रेट। क्विक आंसर बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा कि कौन सा जो है वो ओआरएस का कंटेंट नहीं है। ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का कंटेंट नहीं है बच्चों। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और सीएचओ के लिए तो इसका हक बनता है इस एमसीक्यू का। बिल्कुल पूछेंगे बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ऑप्शन के अंदर अलग, किसी ने ए लिखा है, किसी ने बी लिखा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, डोंट ट्राई टू बी अर्ली। पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सोडियम सिट्रेट, कौन सा नहीं है? विजेश कलाल बिल्कुल सही बेटा। पोटेशियम सिट्रेट नहीं होता है, क्लोराइड सोडियम के साथ रहता है, सिट्रेट सोडियम का रहता है, ग्लूकोज रहता है। मैं और क्लियर करता हूं बच्चों। रामदेव तिवारी, शुक्रिया माय डियर, कि सोडियम क्लोराइड लगभग 2.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिलेगा। हम ओआरएस के कंपोजिशन को देखते हैं, ओआरएस के पैकेट पे जो कंपोजिशन लिखा आता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो 2.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सोडियम क्लोराइड होता है। दूसरा ग्लूकोज, दैट वी कैन से एनहाइड्रस, 13.5 ग्राम पर लीटर होगा। पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम पर लीटर होगा। ट्राइसोडियम सिट्रेट, दैट वी कैन से 2.9 ग्राम पर लीटर। आप देख सकते हैं सबसे अधिक मात्रा किसकी है इसमें? ग्लूकोज एनहाइड्रेट की है। और ये 4 कंपोजिशन ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस में देखने को मिलता है बच्चों। शुक्रिया सूरज। तो ये ओआरएस में देखने को मिलता है, 4 कंपोजिशन आपके सामने है। और ओआरएस तो पूछेंगे क्योंकि आप सीएचओ बनने जा रहे हो बच्चों, और सीएचओ बनोगे तो हमें होममेड फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। डायरिया जो है अंडर 5 किलनी का एक बड़ा फैक्टर है डेथ का।
अंडर 5 ईयर के बच्चों में डेथ का एक बड़ा फैक्टर डायरिया होता है, और डायरिया को ट्रीट करने के लिए ओआरएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री अवेलेबल करता है, पीएचसी में, सीएचसी में, सब सेंटर में, आप जहां भी देखोगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग ओरल पोलियो वैक्सीन। अगेन रिपीटेटिव एग्जाम का एमसीक्यू जो कई बार पूछा जाता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन का टेम्परेचर 1 to 6 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, -18, -20, -18, -20। अब आंसर पुट करेगा बच्चों, अब आंसर पुट करेगा पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। शुक्रिया भगवान मीना। पोलियो वैक्सीन का स्टोरिंग टेम्परेचर रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेंगे ही, आपने पढ़ रखा, आपका रिवीजन हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन का मैंने पूछा, ओरल पोलियो कहां पर, टेम्परेचर क्या होगा, स्टोरिंग टेम्परेचर। गलत नहीं होना चाहिए, आसान एमसीक्यू है। कुछ बच्चों ने फिर भी गलत किया, कुछ बच्चों ने फिर भी गलत किया है। जिन्होंने यहां पर मेंशन किया -20, उनका आंसर राइट होगा। देखिए -20 जो है ये ओरल पोलियो की वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं। 1 to 6 डिग्री में हम ब्लड को स्टोर कर सकते हैं, ब्लड में हम आरबीसी को स्टोर कर सकते हैं, हम यूरिन को स्टोर कर सकते हैं, हम सीएसएफ को स्टोर कर सकते हैं। ये सारे जो सब्सटेंस होता है उनको हम 4 to 6 या 1 to 6 में कंसीडर करते हैं। यदि पूछते हैं कि पेशेंट का आरबीसी जो है या पेशेंट का होल ब्लड है, ये दोनों ब्लड बैंक में यदि स्टोर करना है, ब्लड बैंक में हमें स्टोर करना है, तो इनका स्टोरिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों, दैट वी कैन से 1 to 6 डिग्री, 1 to 6 डिग्री। दूसरा बच्चों, यूरिन और सीएसएफ का मैंने यहां पर पुट किया। यूरिन यदि किसी पेशेंट का हमने कलेक्ट कर लिया और किसी रीजन की वजह से हम लेबोरेटरी में नहीं भेज पाए, व्हेन आफ्टर कलेक्टिंग यूरिन डज नॉट सेंड टू द लेबोरेटरी, तो उस यूरिन को हम 1 to 6 डिग्री पे रख सकते हैं और 24 आवर्स तक रख सकते हैं। 24 घंटे तक यूरिन सैंपल लैब में नहीं पहुंचा, वो यूरिन को डिस्कार्ड कर देना है, उस यूरिन को डिस्कार्ड कर देना है। और सेम कंडीशन सीएसएफ के साथ है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन द वाटर इज मेनली ड्यू टू, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि एक वाटर प्यूरिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं, एक वाटर प्यूरिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, शुक्रिया प्रियंका, शुक्रिया। डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द वाटर इज मेनली, देखिए क्लोरीन जो है, पहली बात तो मैं बोल देता हूं, वाटर प्यूरिफिकेशन करती है, वाटर प्यूरिफिकेशन करती है। वाटर प्यूरिफिकेशन का मतलब पानी का शुद्धिकरण, पानी का शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है, क्लोरीन करता है, क्लोरीन करता है बच्चों। दूसरा मैंने यहां पर ऑप्शन पुट किया है कि हम हाइड्रोजन क्लोरीन को यूज करते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड को यूज करते हैं, हाइपोक्लोराइड आयंस को यूज करते हैं, या हम हाइड्रोजन आयन को यूज करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना रहे, देखो फिर यही गलत आदत बच्चों की, क्योंकि जो आपको याद है ना आप वो लिख देते हो, ऑप्शन का वेट ही नहीं करते, ऑप्शन कुछ और निकलता है। ऑप्शन, अपने नॉलेज को अपने पास रखो मेरे बच्चों, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब उन बुलेट्स को यूज करो। अभी मैं आपको मौका दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, और इस टाइम का सही यूटिलाइज करके आंसर देने की आदत डालो। थिंकिंग कैपेसिटी, आंसर डिटेक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना होगा यहां पर, है ना। वो 1.5 वो भी बता दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। डिसइंफेक्टिंग एक्शन पूछा मैंने, क्लोरीन ऑन द वाटर मेनली ड्यू टू, किसके द्वारा, हाइड्रोजन क्लोराइड के द्वारा, हाइपोक्लोरस एसिड। देखिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके सामने, इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके सामने है। मैंने पूछा डिसइंफेक्टिंग एक्शन जो है क्लोरीन का, वो मेनली किसकी वजह से होता है। अब आंसर बदल गए, किसी ने ए लिखा है, किसी ने बी लिखा है। बिल्कुल बच्चों, हाइपोक्लोरस एसिड, और यहां लिख देना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाइपोक्लोरस एसिड। क्यों जरूरी है मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया, हाइपोक्लोरस एसिड आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क टुवर्ड्स क्लोरीन, और क्लोरीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, क्लोरीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन। यहां ऑप्शन में क्या लिखा है, 4 mg की जो टैबलेट हम यूज करते हैं वो 1 लीटर वाटर को प्यूरिफाइड करने में। एक और एमसीक्यू, यदि हम 4 मिलीग्राम की टैबलेट यूज करते हैं या उसको हम 1 लीटर वाटर में पुट करेंगे तो 1 लीटर वाटर आपका प्यूरिफाई होगा। एक ये क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं हर स्लाइड्स पे 5 से 7 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हुआ आगे बढ़ूंगा, ताकि हम आने वाले 3 to 4 आवर्स के मैराथन में कम से कम 500 प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएं, और उन्हीं में से मेरे बच्चों को सीएचओ में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मैंने क्लियर मेंशन किया 4 मिलीग्राम टू ट्रीट 1 लीटर ऑफ वाटर। आज का एग्जाम में आने लगा है क्लोरीन जो कंपाउंड है,
जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ये वाटर को प्यूरिफाइड करने में यूज करते हैं। जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये HIV पॉजिटिव पेशेंट के क्लोथ को डिसइंफेक्टेड करने में यूज करते हैं। ये कोविड, ध्यान से देखना बच्चों, कोविड-19 पेशेंट के क्लोथ को डिसइंफेक्टेड करने में यूज करते हैं। ये ब्लड स्टिक्ड मतलब कहीं ब्लड जमा, उसको साफ करने में मदद करते हैं। ये सारे वो एमसीक्यू है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे पूछते हैं। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक पेशेंट है, उसको HIV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव पेशेंट के क्लोथ को डिसइंफेक्टेड करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड लिखना बच्चों, सोडियम हाइपोक्लोराइड लिखना। दूसरा मैंने पुट किया है कि कोविड-19 का पेशेंट है, उससे यदि डिसइंफेक्टेड होना है तो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड। और यदि कहीं आपके वार्ड में फर्श पे ब्लड गिरा हुआ है, फर्श पे ब्लड गिरा हुआ है, उस ब्लड को क्लीन करना है तो भी आंसर क्या पुट करना है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या लिखोगे? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सरफेस क्लीन विद द ब्लड इनटू द हॉस्पिटल। वाटर को प्यूरिफाइड करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर, वाटर को प्यूरिफाइड करने के लिए क्लोरीन। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, मैंने यहां पुट किया है ऑप्टिमल लेवल ऑफ फ्लोराइड इन द ड्रिंकिंग वाटर फॉर पर लीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पर लीटर फ्लोराइड का ऑप्टिमम लेवल कितना होता है? 0.7 से 1.2 mg पर लीटर। क्योंकि एक एमसीक्यू यहां बनता है, एक एमसीक्यू 200% इस स्लाइड्स पे बनेगा। मैंने हर उस एमसीक्यू को कैरी ऑन किया है। आपसे पूछते हैं कि यदि वाटर को प्यूरिफाइड करना है और फ्लोराइड डालना है तो फ्लोराइड लगभग कितना पुट करोगे पर लीटर? 0.7 से 1.2 mg पर लीटर। एक और एमसीक्यू बनेगा, शुक्रिया इंतजार रॉय। देखिए एक और एमसीक्यू बनेगा कि जब भी हम हार्डनेस ऑफ वाटर को एक्सप्रेस करते हैं तो mg पर लीटर में करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाटर की हार्डनेस को एक्सप्रेस करना होता है। जब भी वाटर के हार्डनेस को एक्सप्रेस करेंगे तो मिलीग्राम पर लीटर में कंसीडर करते हैं बच्चों, mg पर लीटर। और मैं फिर से लिख रहा हूं, इस स्लाइड्स के अंदर से एक एमसीक्यू तो बनता ही है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिहार CHO में और इंडिया का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, बनेगा ही। और आपको आंसर भी सही पुट करना है। ओके फाइन, ऑलमोस्ट वी क्रॉस्ड 1800 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। लाइक बनता है ना बच्चों, मैं कहता हूं कार्बोहाइड्रेट आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से और शेयरिंग से मिलता है। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्यों आप JINC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो और JINC हमेशा स्टूडेंट के हित में कमिटेड होकर के वो इंपॉर्टेंट कंटेंट को डिलीवर करता है जो बच्चों को एग्जाम में मिलता है। और उसका रिजल्ट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चिल्ला के बोलते, सर आई सेलेक्टेड फलाना एग्जाम। तब सुकून की अनुभूति होती है। और मैं क्लियर कंटिन्यू करता रहूंगा बच्चों, याद रखिएगा, मैंने एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके सामने लगातार पुट करता जा रहा हूं। तो मैंने हाइपोक्लोराइड एसिड यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन्ड बाय पेप स्मीयर। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कौन सी कंडीशन को पेप स्मीयर के द्वारा स्क्रीन किया जाता है? ध्यान से देखना, कौन सी कंडीशन को पेप स्मीयर के द्वारा स्क्रीन किया जाता है? ऑप्शन में लिखा ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। चार ऑप्शन आपके सामने है। मैं चारों पे बनने वाले हर एमसीक्यू पुट करने वाला हूं बच्चों। क्विक आंसर लिखिएगा कि कौन से कैंसर को हम पेप स्मीयर के द्वारा स्क्रीन करते हैं। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों, क्विक आंसर लिखिएगा। सर्वाइकल कैंसर, बिल्कुल सही। अब सर्वाइकल कैंसर पे भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। बिल्कुल आपका आंसर सही है। इसको हम पेपिनोकुलस टेस्ट भी बोल सकते हैं। पर्पज है सर्वाइकल कैंसर। देखिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, क्या क्या क्वेश्चन और बनेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ सर्वाइकल कैंसर के बारे में बता देता हूँ, पेप स्मीयर के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ क्या पूछ सकते हैं आपसे। पेप स्मीयर में पेपिनोकुलस टेस्ट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं और इसी पेप स्मीयर को यूजुअली परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पूछेंगे कब करते हैं? अप टू एटलीस्ट 24 वीक ऑफ जेस्टेशन। आपने सुना है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT सुना होगा। GTT को हम 24 और 28 वीक में परफॉर्म करते हैं।
24 और 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जीटीटी करते हैं। और ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, जीटीटी करते हैं। तो जीटीटी कब करते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, 24 वीक में और 28 वीक में। यहां पर भी याद रखना, जब भी पेशेंट को पैप स्मीयर परफॉर्म करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो 24th वीक में कर सकते हैं बच्चों, 24th वीक में कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात पूछते हैं कि ये कौन सी उम्र से रिकमेंडेड किया जाना चाहिए? 21 साल की उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है और 65 साल की उम्र तक करना है। 65 साल की उम्र तक आप कर सकते हो। मैंने मिनिमम पुट किया, मैक्सिमम एज पुट किया बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम एज पुट किया है। और आपको इस टेस्ट को हर 3 से 5 साल में रिपीट करना है, रिपीट करना है, ताकि आप प्रिवेंटिव रूप में अपने आप को सर्वाइकल कैंसर से प्रिडिक्ट या प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। शुक्रिया रामलाल गुदारा। तो मैंने क्लियर यहां पर मेंशन किया है, यदि हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें। दूसरा बच्चों, यहां लिखा हुआ है ब्रेस्ट कैंसर। यहां पर हमने सुना है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम इनर टू आउटर जाते हैं। जब भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को करते हैं तो अंदर से बाहर की ओर एग्जामिन करते हैं। याद रखिएगा, अंदर से बाहर की ओर एग्जामिन करते हैं। और यह भी एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डोज ऑफ विटामिन ए आफ्टर 1 ईयर। अगेन एग्जाम का एमसीक्यू, विटामिन ए का डोज पूछेंगे बच्चों। सीएचओ बनने जा रहे हो, ये नॉलेज तो जरूरी है, ये नॉलेज तो जरूरी है बच्चों कि विटामिन ए जो है वो 1 साल के बाद कितना देते हैं? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2,30,000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1,50,000 इंटरनेशनल यूनिट। और आंसर आपको पुट करना, देखिए रेड लाइन पे नजर सबकी रहती है, रेड लाइन पे नजर सबको रहती है। और आपने आंसर भी पुट करना शुरू कर दिया है। आपको आंसर लिखना, विटामिन ए का डोज 1 साल के बाद पूछा है, 1 ईयर के बाद पूछा है। देखिए बदमाश बच्चे फिर गलत कर रहे हैं। मैंने 1 ईयर के बाद पूछा है, 1 साल के बाद, एट बर्थ नहीं पूछा है। 1 साल के बाद देते हैं तो डोज में वेरिएशन आता है। बिल्कुल सही, जिन्होंने यहाँ 2 लाख लिखा है वो सही आंसर। बिकॉज होता है क्या, विटामिन ए को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। ये तो क्लियर पिक्चर यहाँ पर। विटामिन ए आंख के लिए बहुत जरूरी होता है, आई के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन किया है कि जब हम इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करते हैं लगभग मीजल्स के साथ करते हैं। आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा ना, मीजल्स 9 मंथ में लगता है, मीजल्स 9 मंथ में लगता है। हम जब विटामिन ए को भी इम्यूनाइज करना स्टार्ट करते हैं तो 9 मंथ में ही करते हैं। तो ये दोनों याद रखने का तरीका है कि 9 मंथ की जब बच्चे की उम्र होगी तो मीजल्स के साथ विटामिन ए देना है। दूसरा, पहला जो डोज हम यहाँ पर दे रहे हैं, फर्स्ट डोज, वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट मेजर करते हैं। फर्स्ट डोज की जब हम बात करें तो ये 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम यहाँ पर पुट करते हैं बच्चों। ये तक कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको पता है। दूसरा मैंने लिखा है कि एवरी 6 मंथ, हमें हर 6 मंथ से रिपीट करना होता है। और कब तक ये रिपीट करेंगे बच्चों? 5 साल का जब बच्चा हो जाएगा, 5 ईयर की एज तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे। तो मान लीजिए कि कितने डोज लगेंगे? 9 डोज। और यहां पर डोज कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो पहला डोज पूछेंगे तो 1 लाख, बाद वाले डोज पूछेंगे 2 लाख। ये वेरिएशन है बच्चों, ये वेरिएशन है। फर्स्ट डोज जो है 1 लाख का है और सेकंड डोज से जो स्टार्ट होगा 6 मंथ के गैप से वो 2 लाख का होगा। और टोटल कितने डोज होंगे? 9 डोज होंगे। टोटल कितने होंगे? 9 डोज होंगे। और ये एमसीक्यू पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होगा? लाइट ब्लाइंडनेस। और इसी को कहते हैं अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। हम नाइट ब्लाइंडनेस को ही कंसीडर करते बच्चों, रात को नहीं दिखना। शुक्रिया रेशु वासनिक, शुक्रिया बेटा। ये तो बात होगी विटामिन ए पे बनने वाले सारे एमसीक्यू। अब एक गुड न्यूज, अब एक गुड न्यूज मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपको प्राउड फील होगा कि आपका JINC परिवार, आपका अपना JINC परिवार जो है वो 1,50,000 सब्सक्रिप्शन का हो गया। आपका अपना JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल बच्चों,
आपका अपना JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल, जहां पर 1,50,000 सब्सक्राइबर हो चुके बच्चों। इट्स ए ग्लेड फॉर मी, ग्लेड फॉर यू, इट्स अ कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी JINC फैमिली मेंबर, इट्स अ कॉन्ग्रेचुलेशन। JINC परिवार ने 1,50,000 सब्सक्रिप्शन को क्रॉस कर लिया बच्चों, और ये उपलब्धि आपके भरोसे और JINC की मेहनत के बदौलत मिला है। द क्रेडिट गोज टू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओनली यू पीपल, ओनली यू आर। आपके JINC परिवार को आपने इंडिया के, वर्ल्ड के हर कोने तक पहुंचाया, और आपने कहा कि यदि आपको सच में पढ़ना है, क्वालिटेटिव स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको चाहिए, कंसिस्टेंट हार्डवर्क आपको चाहिए, और यदि सच में आपको सपना पूरा करना है तो जुड़िए JINC जोधपुर से। और आज आपका परिवार आपके सबके मेहनत से 1,50,000 सब्सक्रिप्शन को क्रॉस कर चुका है। द अचीवमेंट, ये बहुत खुशी की बात है, और बहुत खुशी होती है बच्चों आपको बताते समय कि इसका जो बैकबोन है वो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, और कुछ वो बच्चे जो ऑलरेडी JINC के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ के गवर्नमेंट में लग चुके हैं। आज उनसे कोई भी पूछता है तो उनका एक ही सजेशन होता है कि पहले आप इस चैनल पे जाओ, क्लासेस को देखो, यदि सेटिस्फैक्ट्री लगते तो आप आगे फर्दर जाइएगा। और मुझे नहीं लगता कि एक बार यहाँ आने के बाद किसी बच्चे को ऐसा महसूस हुआ होगा कि कंटेंट की क्वालिटी नहीं है। हम हर दिन हर क्लास में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये JINC का ऑफलाइन बैच है जो रन करते हैं बच्चों। ऑफलाइन बैचेस का जो क्लासेस है जल्दी स्टार्ट होगा। बट ये सबसे अच्छी बात है कि इतना भरा पड़ा परिवार, जहां पर जिम्मेदारी के साथ एज ए फैमिली मेंबर मैं पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आपको दिखाए हुए हर सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और आपकी जिम्मेदारी है इस 150K को अनलिमिटेड K में कन्वर्ट करना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस 150K को अनलिमिटेड K में कन्वर्ट करना बच्चों, जाकि हम गिन भी नहीं पाए। मेहनत में कमी नहीं आने दूंगा, बस आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा। एक बार फिर आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, स्नेह, प्यार। JINC परिवार की तरफ से इतना बड़ा परिवार बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक्स इंडिया फॉर ट्रस्टिंग ऑन JINC जोधपुर। शुक्रिया। विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, विच ऑफ